Let's start our this math assembly with loud clapping. आज इस सदन में जिसमें वर्ग 6, 7, 8 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आपके साथ क्या चर्चा करेंगे इसको बोर्ड पर लिख दिया गया है। तो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? हम यह चर्चा करने वाले हैं कि समतल में स्थित वस्तुओं का स्थान निर्धारित कैसे किया जाता है। We are going to discuss about the location of an object uniquely in a plane. हम आज यह पता करेंगे कि कोई वस्तु अगर समतल में स्थित हो तब वह वस्तु को हम अद्वितीय रूप से निर्धारित कैसे करेंगे। अद्वितीय रूप से उस वस्तु के स्थान को हम कैसे बता पाएंगे कि वह तल में कहां पर स्थित है। ओके, what way we locate an object in a plane। ओके, चलिए इसको मिटा दिया जाए, अब इसके आगे की बात किया जाए। सबसे पहले यह जानना है, एट फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट वी नो अबाउट द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट on a line, or what we know something about the concept which is going to be discussed with you। okay, तो और यह जानना जरूरी है कि इन बातों को जानने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। वैसे पिछले सदन में यह आपके साथ चर्चा हुई है कि किसी वस्तुओं को निर्धारित करने के लिए किसी तल में या स्पेस में या लाइन रेखा पर कहीं भी अगर उसको निर्धारित करना होगा तो किसी वस्तु को निर्धारित करने के लिए हम कौन सा ज्यामितीय वस्तु या ज्यामितीय आकृति का उपयोग करते हैं। तो हम यह जानते हैं कि वस्तु चाहे जितनी भी बड़ी हो, वस्तु चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन जब भी उसको स्थान को निर्धारित करना होगा, बताना होगा कि वह कहाँ है, तब हमेशा उस वस्तु को हम बिंदुओं से रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात वस्तु चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी छोटा हो, जब भी उसको स्थान को निर्धारित करना होता है तब हमें उसे कैसे दिखाते हैं? बिंदु के रूप में। ओके, तो क्या चाहे वस्तु जितनी बड़ी या छोटी हो, पर स्थान निर्धारित करने के लिए कौन सा ज्यामितीय वस्तु का प्रयोग करते हैं या कौन सा आकृति का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो चाहे वस्तु जितनी भी बड़ी हो, चाहे वस्तु जितनी भी छोटी हो, पर स्थान निर्धारित करने के लिए उस वस्तु को उस वस्तु को बिंदु के द्वारा
क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह पहली बात समझ में होना चाहिए। अब देखिए, इस पृथ्वी का जो तल है वास्तव में यह वक्र तल है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं तो लगता है कि पृथ्वी का तल समतल है। तो पृथ्वी के तल पर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, छोटे छोटे मकान भी हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन जब कभी भी पृथ्वी पर वो कहाँ है इसको बताना होगा, तो उन वस्तुओं की आकृति चाहे जैसी भी रही होगी, पर उनके बदले में हम कौन सा आकृति का प्रयोग करेंगे, बिंदु का। विच फिगर इज यूज्ड टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, नो मैटर वस्तु कितना बड़ा है और वस्तु कितना छोटा है, लेकिन जब भी उसको हमको दिखाना होगा, विच ज्योमेट्रिकल फिगर इज यूज्ड, पॉइंट, मीन्स अ पॉइंट इज यूज्ड टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, राइट है ना। ओके, मीन्स विच फिगर इज यूज्ड टू शो एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट। ओके, सेकेंड, अब आइए, अब तक हम क्या जानते हैं और फिर आगे हमें क्या जानना है। तो अब तक हम क्या जानते हैं, व्हाट वी नो सो फार अबाउट द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। तो पूर्णांक का जब आपको मैं परिचय कराया था, पूर्णांकों को जब हमने दिखाया था संख्या रेखा पर, तब वहां क्या देखा आपने कि किसी रेखा पर किसी बिंदु को स्थान हम कैसे निर्धारित करते हैं, ये तो हमको पता है। तो इस जानकारी को फिर दोहरा लिया जाए। अब सवाल उठता है कि अब तक हम क्या जानते हैं। तो अब तक हम यह जानते हैं कि किसी बिंदु को संख्या, किसी बिंदु का स्थान को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करते हैं। क्या जानते हैं अब तक, क्या जानते हैं अभी तक, क्या जानते हैं अब तक, क्या जानते हैं अब तक, बिंदुओं को रेखा पर स्थित, बिंदुओं को जो रेखा पर स्थित है को कैसे निर्धारित किया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यस। चलिए, ये तो जानते हैं। अब चलिए, तो मैं अब तक सर यह जानता हूं या आपने मुझे बताया है कि कोई रेखा पर, सरल रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो तो उसकी स्थान को हम अद्वितीय रूप से कैसे निर्धारित करते हैं, और वहां पर निर्धारण के लिए हमें कितने संख्याओं की जरूरत पड़ती है। इस बात को थोड़ा याद कर लिया जाए। तो व्हाट वे वी लोकेट अ पॉइंट यूनिकली लाइंस ऑन ए प्लेन, इसके बारे में क्या जानकारी है। चलिए, यह एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर हम कोई पॉइंट ए लेते हैं, कोई पॉइंट हम बी लेते हैं और कोई पॉइंट हम सी लेते हैं। अब हमें यह बताना है कि यह तीनों पॉइंट इस रेखा पर कहां स्थित है। तो कोई पॉइंट किसी रेखा पर कहां स्थित है, यह बताना मतलब यह बताना कि जो तुम्हारा एक ऐसा बिंदु जिसको तुम निर्देशांक के रूप में लेते हो। चूंकि किसी वस्तु का स्थिति बताना मतलब किसी वस्तु का स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष बताना। ओके, अब देखिए, जैसे इस कुर्सी का क्या स्थिति है, तो इस कुर्सी का स्थिति है कि हमारे दाहिने ओर है, लेकिन इस कुर्सी का स्थिति इस दीवार के सापेक्ष क्या है, तो बाएं ओर है। अर्थात इस कुर्सी का स्थिति क्या है, इसको बताने के लिए आरंभ में कोई ना कोई वस्तु या बिंदु को लेना होगा जिसके सापेक्ष उसको बता रहे हैं। अर्थात किसी वस्तु का स्थिति बताना मतलब किसी वस्तु का अन्य वस्तु के सापेक्ष किस दिशा में है, कितनी दूर पर है,
इत्यादि इत्यादि बातों को बताना मतलब उस वस्तु का स्थिति बताना, राइट। तो यह ए बी सी कहां पर स्थित है, मैं पूछूं कि अभी मैं कहां हूं, तो इसका बहुत सारे उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा कि सर इस कुर्सी से आप लेफ्ट की ओर है, इनसे आप क्या है राइट की ओर है, दीवार से सर आप आगे की ओर है, उस दीवार से सर पीछे की ओर है, आप देखिए आपका जो ऑफिस है उससे सर आप इस ओर है, उस मकान से सर आप इस ओर है। तो हमारा स्थिति कहां है, हम कहां पर स्थित है, इसको अद्वितीय रूप से बताने के लिए सबसे प्रथम किसकी आवश्यकता है एक ऐसे बिंदु का या वस्तु का जिसके सापेक्ष आप बताने जा रहे हैं। इन द सेम वे इस रेखा पर इन तीनों पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए एक ऐसा बिंदु लेना पड़ेगा जिसके सापेक्ष आप उसका स्थिति बता सके। क्योंकि स्थिति क्या है, सापेक्षिक है। एक ही आदमी का स्थिति क्या हर वस्तु के सापेक्ष एक ही है? एक वस्तु का स्थिति अलग अलग वस्तुओं के सापेक्ष एक ही होती है कि अलग अलग हो सकती है? तब तो यह जरूरी है कि किसके सापेक्ष आप कहां खड़े हैं। तब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक कोई इनिशियल पॉइंट को आप चूज करते हैं, अर्थात इस रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट है, किसी एक पॉइंट को आप इनिशियली आप लेते हैं और वह पॉइंट को आप बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? यानी कि इस बिंदु के सापेक्ष इस रेखा पर स्थित बिंदुओं की स्थिति बताने के लिए जिस बिंदु को सर्वप्रथम चयन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? रिफरेंस पॉइंट, निर्देशांक बिंदु, मूल निर्देशांक बिंदु। अब चलिए, तो यहां पर ए और बी का स्थिति बताने के लिए क्या किया? सबसे पहले क्या किया? पहले किसी बिंदु का चयन, कैसा बिंदु? जो रेखा पर स्थित है। तो पहले किसी बिंदु का चयन किया, अंडरस्टैंड? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेफरेंस पॉइंट। किसको आप रेफरेंस दे रहे हैं, किसको आप उद्धृत कर रहे हैं, किसके सापेक्ष आप बता रहे हैं। फिर क्या किया? ठीक है, आपने एक बिंदु का चयन कर लिया, फिर आपने इकाई का चयन किया। आखिर कि कितना को हम एक मान लेंगे? मान लेते हैं किसी लाइन सेगमेंट, इसको आप यूनिट लेंथ मान लीजिए। क्या मान लिया आप लोग? इकाई लंबाई। अभी किसी भी लंबाई के रेखाखंड को आप यूनिट मान सकते हैं, वह निर्भर करता है कि क्या प्रदर्शित करना, क्या दिखाना, उसकी दायरा क्या। तो आपने सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट का चयन किया, उसके बाद फिर इकाई का चयन किया, और इकाई को चयन करने के बाद तब यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट, मान लेते हैं कि ये 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। तब यहां पर सी पॉइंट ओ से राइट साइड में कितने इकाई की दूरी पर है? 3। तब आपने क्या कहा? +3 +4 +5। अगर यहां पर एक इकाई पीछे होता तो क्या होता? -1, इसमें -2। तो यहां पर यह सारे बिंदु है, यह बिंदु जिसके आगे हमने संख्या को लिखा है, यह सब बिंदु को हम क्या कर रहे हैं? इन बिंदुओं को हम स्थान को निर्धारित कर रहे हैं। अगर +3 का मतलब हुआ कि बिंदु सी ओ से राइट साइड में 3 इकाई के दूरी पर है, तब यहां पर सी का जो स्थान निर्धारित हुआ इस रेखा पर कैसा हुआ? अद्वितीय हुआ ना। अद्वितीय मतलब कि एक और केवल एक। जब कभी भी हमारा इसको 1 मानेंगे और हमारा इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इस ओर को हम दिशा को प्लस मानेंगे, इस दिशा को माइनस मानेंगे, तो इस स्केल पर दुनिया का कोई भी आदमी जाएगा तो 3 इकाई की दूरी पर जो पॉइंट सी मिलेगा वो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। अर्थात +3 क्या बताता है? सी का पोजीशंस रेखा पर यूनिकली बताया जाता है। ओके।
इतना जानते हैं। तो वी नो व्हाट वे वी यूनिकली रिप्रेजेंट अ पॉइंट लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन और व्हाट वे वी लोकेट यूनिकली एग्जैक्टली ए पॉइंट इफ ए पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन। ओके, इतना तो बात जानते हैं। तो इन बातों से क्या चयन हुआ कि रेखा पर स्थित बिंदुओं को स्थान निर्धारित करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है। सबसे पहले एक आरंभिक बिंदु की आवश्यकता है, दूसरा क्या आवश्यकता है, एक इकाई की आवश्यकता है। और इकाई क्या होगा, कोई भी लाइन सेगमेंट या रेखाखंड उसकी लंबाई को हम एक मान लेंगे। हाँ, जिसको हम एक मानेंगे वही बार बार एक होगा। इसके बाद 2 इकाई पर जो पॉइंट होगा +2 को बताएगा, 3 इकाई पर पॉइंट होगा प्लस। यानी कि संख्या रेखा पर जब हम पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर हमें आइडिया यह मिलता है कि रेखा पर स्थित बिंदु को हम कैसे अद्वितीय रूप से निर्धारित करते हैं। अब इसी आइडिया को आगे ले चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी परिस्थितियां हमारे पास जटिल है। ओके, क्या समझ गया ना। तो रेखा पर किसी बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए किसकी आवश्यकता है, एक आरंभिक बिंदु की आवश्यकता है और एक इकाई की आवश्यकता है। इतना तो आवश्यकता है, इससे तो हमें आइडिया मिला। अब चलिए, अब कोई रेखा समतल में स्थित हो, अर्थात जैसे अब यहां पर देखा जाए, अब प्रॉब्लम हमारा कहां है और उसको कैसे डील करेंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा कि वस्तु चाहे जितनी भी बड़ी हो चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन जब भी उसका स्थान को निर्धारित करेंगे तो हम लोग बिंदुओं का उपयोग करेंगे। अर्थात पॉइंट के द्वारा किसी वस्तु का स्थान को निर्धारित किया। बिंदु का पहला प्रयोग, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंट इन आवर लाइफ। तो पॉइंट का तो पहला यूज यहीं पर है, बहुत सारे यूज है, लेकिन फर्स्ट यूज जिसके बारे में हम जानते हैं। ओके, सेकेंड क्या सीखा कि किसी रेखा पर कोई वस्तु अगर स्थित हो तो उसके अद्वितीय रूप से स्थान को बताने के लिए कि वो रेखा पर कहाँ है तो हमें एक बिंदु और इकाई की आवश्यकता। तीसरा क्या सीखा, किसी वस्तु का स्थिति जब भी बताना होगा तो अन्य वस्तुओं का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी वस्तु का स्थिति अपने आप के सापेक्ष का कोई मतलब नहीं। फिर क्या जाना, किसी वस्तु का स्थिति, एक ही वस्तु का स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। तब तो यहाँ पर जरूरी है कि किसी का स्थिति बता रहे हैं तो आप रेफरेंस के रूप में, रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रूप में या किसके सापेक्ष आप बताने वाले हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए समस्या। अब देखो, बोर्ड पर बहुत सारे वस्तु है, सो मेनी ऑब्जेक्ट्स यू आर लुकिंग एट द बोर्ड। अब यह इस बोर्ड पर कहां स्थित है, बोर्ड का कैसा, बोर्ड की आकृति कैसी है, समतल है। समतल नहीं है बल्कि समतल का भाग है। तो हमारे समतल में यह सारे वस्तुएं स्थित है। अब हमें बताना है कि बोर्ड पर कहां है। समस्या यानी कि हमारे पृथ्वी के तल पर जो समतल जैसा हमें महसूस होता है, और इस पृथ्वी के तल पर बहुत सारे वस्तु हैं। आपका हॉस्पिटल है, आपका मकान है, आपका सड़क है, आपका दुकान है, आपका चौराहा है, न जाने कितना है। तो हमारी समस्या है कि उसको हम अद्वितीय रूप से कैसे निर्धारित करेंगे। अर्थात हमारे पास कम से कम कितनी सूचनाएं होगी कि उस सूचना के आधार पर प्रत्येक मानव
उसी वस्तु को प्राप्त करे उस रेफरेंस में। ओके, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो यहां पर जरा देखा जाए, अब वस्तु के बदले में हम पॉइंट का यूज करेंगे। चलिए यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट सी है और यहां पर पॉइंट डी है। अब बताइए पॉइंट ए बी सी डी इस बोर्ड पर कहां है? और अब तक यह जानते हैं कि इनका स्थिति को बताने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक निर्देशांक की चयन करनी होगी, है ना। हमें रिफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी, कहीं रिफरेंस लाइन की जरूरत होगी, जो भी होगी। यहां तो इतना हम समझ चुके हैं कि किसी वस्तु का स्थान निर्धारित करना मतलब उस वस्तु को अन्य वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति को बताना कि किस दिशा में है, कितनी दिशा। ओके, तो चलिए अब चलिए मैं एक उदाहरण रखता हूं। चलिए पॉइंट बी को मान लेते हैं। अब एक देखो जरा, यह पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए इस तल को मान लो, तो पॉइंट ए से जाने वाली रेखाएं, ए हरा ना करो यार। तो हमने पॉइंट ए को रेफरेंस पॉइंट लिया। अब बोला कि पॉइंट ए से इस ओर जितने भी पॉइंट होंगे, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी हमें मालूम है 4 मीटर। तो हम बोल रहे हैं कि पॉइंट बी का स्थिति ए से इधर जो है वो 4 मीटर है। पॉइंट ए में हम खड़ा है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, और हमारे सापेक्ष बी का स्थिति क्या है? 4 मीटर हमारे इस ओर है। यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया, पॉइंट के इस ओर और पॉइंट के इस ओर। तो क्या दूसरा व्यक्ति को यही सूचना दिया जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी 4 मीटर इधर है, राइट में है। तो क्या इस सूचना के आधार पर, आंख से नहीं देखना है बल्कि सूचना के आधार पर आपको वहां तक पहुंचना है, तो क्या इस सूचना के आधार पर हमेशा हर व्यक्ति क्या पॉइंट बी तक पहुंच पाएगा? जबकि मात्र कितनी जानकारी हो कि पॉइंट ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट है और पॉइंट ए से 4 मीटर क्या हुआ बोलो, राइट और पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी पॉइंट ए से 4 मीटर राइट की ओर है। क्या यह सूचना के आधार पर हर व्यक्ति यहीं तक पहुंचेगा कि दूसरा भी पॉइंट पहुंच सकता है? अब चलिए पॉइंट ए से 4 मीटर दूर यह भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ए से 4 मीटर दूर यह भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ए से 4 मीटर दूर यह भी हो सकता है। यानी कि इस लेफ्ट इसके राइट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो 4 मीटर इस पॉइंट से क्या होंगे, राइट की ओर। तो आपके सूचना पर यह बताया जाए सिर्फ कि यह पॉइंट इस पॉइंट से 4 मीटर राइट की ओर है, तो इस सूचना के आधार पर हर व्यक्ति भी तक ही पहुंचेगा कि अन्य बिंदुओं को प्राप्त कर सकता है। अर्थात किसी बिंदु के सापेक्ष स्थान को निर्धारित करने में वह बिंदु से किस ओर है और कितना दूर पर है यह पर्याप्त नहीं है। अर्थात अगर हम कहते हैं कि पॉइंट बी पॉइंट ए से 4 मीटर किधर है, राइट ओर है, तो यह सूचना अपर्याप्त है, यह सूचना अद्वितीय। अर्थात यहाँ पर पॉइंट बी का स्थान इस तरह से अद्वितीय रूप से निर्धारित नहीं है। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? चलिए अब चलिए, यानी कि पॉइंट बी पॉइंट ए से 4 मीटर राइट में स्थित है। यह जो हमारा जो इंफॉर्मेशन है इसके द्वारा हर व्यक्ति पॉइंट बी को ही प्राप्त नहीं करेगा बल्कि ये भी पॉइंट प्राप्त कर सकता है, ये भी पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो इस सूचना के साथ मैच करते होंगे। लेकिन हमें एक ऐसी सूचना की आवश्यकता चाहिए, एक ऐसी सूचना की जरूरत है जिस सूचना के आधार पर हर इंसान उस पॉइंट को अवश्य प्राप्त करे। अगर यह सूचना से हर इंसान अगर उस स्थान को अवश्य प्राप्त करता है, उस वस्तु तक अवश्य पहुंचता है, तब इसी स्थिति में कहेंगे
कि वह सूचना उस वस्तु को अद्वितीय रूप से उसके स्थान को निर्धारित करता है। अंडरस्टैंड? सेकेंड, अब चलो सेकेंड एग्जाम्पल। चलिए हम रिफरेंस यानी कि किसी वस्तु के हम रेफर कर सकते हैं, किसी वस्तु को उद्धृत कर सकते हैं जिसके सापेक्ष हमें स्थिति बताना है। तो यहां पर किस वस्तु को हमने उद्धृत किया था? पॉइंट को। चलिए अब पॉइंट के बदला में हम एक रेखा लेते हैं। चलिए अब सेम पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, पॉइंट है सी। अब मान लिए कि आपका बोर्ड का एक जो वर्टिकल किनारा है, इसी किनारा को हम लोग रिफरेंस लाइन मान लिया ना। अब वर्टिकल किनारा से हमने बताया तो यह वर्टिकल जो किनारा है यह रिफरेंस लाइन है, और यह आपका प्लेन को दो भागों में बांटता है, इस ओर और ओके। तो हमने कहा कि सर इस रेखा से आप अगर लंबवत चलते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, तो यहां से पॉइंट बी जो है, यहां से जो पॉइंट बी है, इस लाइन से राइट साइड में मान लेते हैं कि 10 मीटर दूर है। तो हम कहते हैं कि पॉइंट बी इसके ऊर्ध्वाधर किनारा से 10 मीटर किधर है? पॉइंट बी है ना, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड ना, टू दिस लाइन। यानी कि पॉइंट बी वह जो एज है ऊर्ध्वाधर किनारा से कितना लिया है? 10 मीटर किधर है? राइट में, राइट की ओर, राइट टुवर्ड्स राइट। तो क्या अब इस किनारा से देखो 10 मीटर राइट की ओर ये भी पॉइंट हो सकता है, 10 मीटर राइट की ओर ये भी पॉइंट हो सकता है, 10 मीटर राइट की ओर ये भी पॉइंट। अर्थात इस तल में बहुत सारे, और यूं कहें कि इनफाइनाइट पॉइंट है जो इस किनारे से 10 मीटर दाहिने की ओर स्थित है। तो क्या यह सभी पॉइंट जो राइट से, यह पॉइंट उस किनारा से 10 मीटर राइट में है, यह सूचना के द्वारा हर व्यक्ति यहीं तक पहुंचेगा कि ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे? तो यहां भी एक रेखा के सापेक्ष तल में एक स्थित बिंदु का स्थान अद्वितीय रूप से निर्धारित नहीं है। हो सकता है कोई लोग इस किनारा से चले तो बी तक पहुंच जाए, हो सकता है कोई इस किनारा से चले तो सी तक पहुंच जाए, हो सकता है किनारा में डी तक पहुंच जाए और ई तक पहुंच जाए, क्योंकि यह सभी पॉइंट इस रेखा से 10 मीटर दाहिने ओर स्थित है। अर्थात इस रेखा से 10 मीटर दाहिने की ओर स्थित सभी बिंदुओं का स्थान अद्वितीय रूप से निर्धारित नहीं होता है। अर्थात 10 मीटर दाहिनी ओर केवल एक और एक पॉइंट मिलते हैं कि अनंत पॉइंट मिलेंगे? तो ये भी सोचना पर्याप्त नहीं है। ओके, अब चलिए थोड़ी सी अपनी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं। चलिए, यानी कि किसी वस्तु के तल में स्थान को निर्धारित करने के लिए कभी हम बिंदु को उद्धृत किए, कभी रेखा को उद्धृत किए, लेकिन रेखा या बिंदु के सापेक्ष, एक रेखा या एक बिंदु के सापेक्ष तल में स्थित बिंदु का स्थान अद्वितीय रूप से निर्धारित नहीं हो रहा है। यह उदाहरण देखा, क्योंकि उस वर्टिकल लाइन से 10 मीटर के राइट की ओर इनफाइनाइट पॉइंट मिलते हैं, इसलिए यह सूचना अद्वितीय रूप से उसको स्थान को नहीं बता पाता है ना। अर्थात इस सूचना पर अलग अलग आदमी आएंगे, उनको आंख को बांध दिया जाए, सिर्फ उतना मालूम हो तो अलग अलग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे ना, अलग अलग जगहों पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब एक और उदाहरण मैं लेता हूं। अब मैं क्या किया, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं। इसकी वर्टिकल किनारा है,
ये कौन सा किनारा है? चलिए, और यहीं पर सॉरी ये वर्टिकल किनारा हुआ और ये हॉरिजॉन्टल किनारा हुआ। अब हम ऐसे बोल रहे हैं कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए का स्थिति इस किनारा से हम बोल रहे हैं कि पॉइंट ए इस किनारा से 20 मीटर के दूरी पर स्थित है और सेम टाइम में यह जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसका जो लंबवत रेखा है अर्थात इसके साथ लंब बनाने वाला किनारा, अर्थात ऊर्ध्वाधर किनारा से 20 मीटर दूर है और क्षैतिज किनारा। अब यह क्षैतिज किनारा जो है, यह किनारा और यह किनारा, तो क्षैतिज किनारा से क्या है 15 मीटर नीचे है। हम क्या बताएं कि बिंदु ए का स्थिति ऊर्ध्वाधर किनारा से 20 मीटर राइट की ओर है और इसके साथ जो लंब बनाने वाली किनारा है उस किनारा से 15 मीटर नीचे है। तो क्या इस सूचना के आधार पर हर व्यक्ति ए तक ही पहुंचेगा कि अलग अलग बिंदु पर पहुंचेगा? हम यह बता रहे हैं कि हम यानी कि यहाँ पर यह लाइन और यह लाइन क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, यानी कि दो परस्पर लंब रेखा के सापेक्ष तल में स्थित बिंदु का स्थान को हम अद्वितीय रूप से बता पाते हैं। ये बता रहे हैं। अगर हमें कहा जाए कि भाई हम कहाँ हैं, वेयर आई एम, तो बोल रहा हूँ कि इस किनारा से हम 20 मीटर राइट की ओर है और इस किनारा से 15 मीटर हम नीचे हैं। तो इस सूचना पर हर व्यक्ति ए तक ही पहुंचेगा कि अलग अलग स्थान पहुंचेगा। मैंने कहा कि कोई वस्तु इस किनारा से 30 मीटर नीचे है और इस किनारा से मान लो कि 40 मीटर राइट में है, तो यह वस्तु कितना बोलो 30 मीटर नीचे है और 40 मीटर कितना है राइट में। तो हम बी तक ही पहुंचेंगे कि अन्य बिंदु तक पहुंचेंगे। अर्थात इस तरीका से तल में स्थित बिंदु का स्थान अद्वितीय रूप से निर्धारित हो जाता है। तो क्या देखा, तल में स्थित बिंदु का अद्वितीय रूप से स्थान को निर्धारित करने के लिए हमें कितनी रेखाओं की जरूरत है और कैसी रेखाओं की जरूरत है? जो परस्पर लंब रेखाओं की जरूरत है। समझा ना? तो क्या देखा, अब मैं कहा कि सर कोई बिंदु है जो इस किनारा से 15 मीटर क्या है नीचे है और 15 इस किनारा से 15 मीटर इधर है, तो समथिंग यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा। तो इधर से कितना है 15 मीटर और इधर से भी कितना है, तो मान लो ये बिंदु ए है। तो इससे क्या सीखा हम लोग कि किसी तल में स्थित बिंदुओं का अद्वितीय रूप से स्थान को निर्धारित करने के लिए हमें दो परस्पर लंब रेखाओं की जरूरत है। We need two mutual perpendicular lines to locate a point uniquely in a plane. So how many lines we need to locate a point uniquely in a plane? Or what kind of that line should be? They are mutual perpendicular. Okay? Yes sir. समझ गए ना? चलिए, इतना बात समझ गए तो अभी शुरू जाते हैं। तो अब तक आपने क्या समझा कि किसी तल में स्थित बिंदु का स्थान अद्वितीय रूप से निर्धारित करने के लिए हमें दो लंब, और कैसे लंब रेखा, परस्पर लंब रेखा, परस्पर माने एक दूसरे पर लंब हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ओके, लिख लिया जाए। किसी
तल में, तल से मेरा मतलब क्या होगा? समतल। जब तक मैं कुछ ना कहूं तो हमेशा तल से समतल। तो किसी तल में स्थित बिंदु को अद्वितीय रूप से, अद्वितीय, दूसरा कोई ना हो, यूनिकली, तो किसी तल में स्थित बिंदु को अद्वितीय रूप से निर्धारित करने के लिए हमें दो परस्पर लंब रेखाएं की आवश्यकता होती है। Means we need two mutual perpendicular line to locate a point uniquely in a plane. Okay? इतना बात समझ गए? अब चलिए, तब इन दो रेखाओं को क्या कहते हैं? तो किसी तल में स्थित दो रेखाएं, एक को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा और दूसरे क्या बोलेंगे? तो जिसको हम क्षैतिज रेखा होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, उसको एक्स निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको वाई निर्देशांक अक्ष। अर्थात किसी समतल में किसी बिंदु का स्थान को निर्धारित करने के लिए जिन दो परस्पर लंब रेखाओं की आवश्यकता होती है, उन परस्पर लंब रेखाओं को एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। तो वह लंब रेखा, उन दो लंब रेखाओं में जो क्षैतिज रेखा होगी उसको एक्स निर्देशांक अक्ष कहा जाएगा, और चल ओके। दूसरा क्या समझा? किसी बिंदु को तल में अद्वितीय रूप से दिखाने के लिए, बताने के लिए, निर्धारित करने के लिए, दिखाने के लिए जिन दो परस्पर लंब रेखा की जरूरत होता है, उनमें क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज में जो खड़ा हुआ हो, वर्टिकल में जो खड़ा हो, तो उनमें क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक अक्ष। तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक अक्ष, वाई निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ओके, समझ गए? अब इसको आगे मिटा दिया, लिखिए। अब आइए, अब यह जो दो परस्पर लंब रेखा ले रहे हैं, वह परस्पर लंब रेखा सिर्फ रेखा होंगे कि संख्या रेखा होंगे? नहीं, संख्या रेखा होंगे। यानी कि दो, अब है कि कैसे दो लंबवत रेखाओं को लेना है, तो वह दोनों लंबवत रेखाएं क्या होंगे? संख्या रेखा होंगे, और वह संख्या रेखा एक दूसरे को शून्य पर काट रहे होंगे, है ना? अर्थात जिन दो रेखाओं को आप ले रहे हैं
उन रेखाओं पर जो स्थित बिंदु है उनका तो स्थान पहले निर्धारित कर लिया जाए, फिर उनके सापेक्ष दी गई बिंदुओं का हम स्थान को निर्धारित करेंगे। जरा मिटाओ। तो ये दो परस्पर लंब रेखा का मतलब क्या होता है? ये चलते खड़े हमने दो रेखा पहले लिया। We have taken two mutual perpendicular lines. तो पहले हमने दो परस्पर लंब रेखा लिया। अब इन लंब रेखा को हम संख्या रेखा के रूप में पहले देखेंगे, अर्थात इन दोनों लंब रेखाओं पर जो बिंदु स्थित है उसके पहले यूनिकली डिटरमाइन कर लिया जाए, तब हम इस स्थिति में होंगे कि इस प्लेन में कोई भी बिंदु होगा उसके यूनिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पर यह दो रेखाओं में इस क्षैतिज रेखा को हम एक अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई अक्ष, एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब चलिए यह रेखा को अब हम लोग संख्या रेखा के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर में आप जानते हैं कि पहले किसी बिंदु को आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं और उसको जीरो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जीरो को मैं कौन सा बिंदु यहाँ पर जीरो हुआ? जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते होंगे उस बिंदु को हम लोग क्या मान लिए? मूल बिंदु। क्या मान लिए हम लोग? अब चलिए फिर इसके बाद हम इकाई का चयन करते हैं। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई को हम लोग 1 यूनिट मान ली। तब यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट मिलेगा क्या होगा? +1, +2, +3, +4, +5, +6। अब इधर भी क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, and so on। अब इस रेखा को भी नंबर लाइन के रूप में देखेंगे, लेकिन इसका भी जीरो क्या है? F पॉइंट। यहाँ पर भी क्या होगा? अब यहाँ पर ऊपर की ओर प्लस मानेंगे और नीचे की ओर माइनस। यहाँ पर राइट की ओर प्लस मानेंगे, लेफ्ट की ओर माइनस मानेंगे। यानी कि यह दो परस्पर दो संख्या रेखा जब एक दूसरे को शून्य पर काटते हैं तो ऐसे लंबवत संख्या रेखा को हम अक्ष बोलते हैं। ऊपर की क्या बोलेंगे? इसे होगा तो +1, +2, चलो हम लिखते हैं 1, 3 and 4। नीचे की ओर क्या आ जाएगा? -1, -2, -3। तो ये सिर्फ दो परस्पर लंब रेखा की दो परस्पर संख्या रेखा है। क्या है दोनों? ये दोनों लंब रेखा क्या है? संख्या रेखा। यानी कि दो परस्पर संख्या रेखा के सापेक्ष आपको स्थान को निर्धारित करना है। ओके? तो हमने क्या दिया सबसे पहले? अब इसको बोलेंगे यहां से यहां तक वो बोलेंगे x धनात्मक अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे? x ऋणात्मक अक्ष। इसको बोलेंगे y धनात्मक अक्ष और y ऋणात्मक अक्ष। तो दो लंबवत रेखा क्या है? संख्या रेखा है। और यह संख्या रेखा कैसे है? एक दूसरे को शून्य पर काटते। अब देखिए जरा, तो दो लंबवत रेखा हो तो एक समतल को दो लंबवत रेखा कितने बराबर भागों में बांटते हैं? 4 भाग। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के मतलब चौथाई। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। अर्थात दो लंबवत रेखाएं समतल को 4 भागों में बांटते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके? अब देखिए जरा, मैं कहा कि इस तल में एक ऐसा वस्तु है, यहाँ पर कभी
अब चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर इस प्लेन में एक ऐसा वस्तु है कि सबसे पहले हमें 3 इकाई राइट की ओर चलना पड़ता है, और यहाँ चले और हमें 3 इकाई ऊपर की ओर चलना पड़ता है। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमारा क्या शर्त है कि पहले 3 इकाई किधर चले, एक अक्ष पर, और फिर वहां से क्या चले, ऊपर की ओर लंब हुआ, कितना चले, 3। तो कहां पहुंचे, तो हम कहेंगे कि एक स्थान को अद्वितीय रूप से बताने के लिए हमें संख्या युग्म की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर एक को बोले 3 3, यहाँ पर देखो यह जो 2 संख्याओं का पेयर है, इस पेयर में फर्स्ट पेयर यह बताता है, नियम है कि पहले आपकी यात्रा 0 से शुरू होगी और सबसे पहले किधर चलेंगे, यह 3 में प्लस साइन लगा हुआ है इसलिए राइट की ओर चलेंगे, फिर वहां से किधर चलेंगे, ऊपर की ओर, उसमें प्लस लगा हुआ। तो संख्या का यह युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक। क्या बोलते हैं, यानी किसी पॉइंट को, और इस प्लेन को अब क्या बोलते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं XY तल। पहले बोल रहे थे तल, लेकिन जब 2 संख्या रेखा को एक दूसरे के सापेक्ष शून्य पर काटते हुए दिखाया, अब इस संख्या रेखा के सापेक्ष जब इस तल में बिंदुओं को स्थान निर्धारित करने चला, तब इस तल को केवल तल नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, XY तल। अब चलिए XY तल में किसी बिंदु को द्वितीय रूप से स्थान को बताने के लिए हमें कितने संख्या की आवश्यकता होती है, 2, जिसमें प्रथम संख्या को X निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, X निर्देशांक। और इसका जो दूसरा संख्या है उसको क्या बोलते हैं, Y निर्देशांक। तो यानी कि यहाँ पर जो संख्या का जो युग्म है, इस संख्या में प्रथम संख्या यह बताता है कि आपकी यात्रा O से शुरू होगी और पहले आप X अक्ष पर चलेंगे। दूसरी संख्या यह बताता है कि आपका यात्रा अब Y अक्ष के लंब होगी, लेकिन ऊपर होगी कि नीचे होगी यह उसके साथ लगा हुआ चिन्ह पर निर्भर करता है। अर्थात किसी तल में किसी बिंदु को स्थान को निर्धारित करने के लिए हमें एक संख्या युग्म की आवश्यकता होती है। इस संख्या युग्म में पहला संख्या को हम X निर्देशांक बोलते हैं और दूसरा संख्या को हम Y निर्देशांक। और ये कैसे युग्म होते हैं, क्रमिक युग्म होते हैं। मान लो किसी पॉइंट का स्थान को बताने के लिए हमने इस संख्या का प्रयोग किया 4 3। कोई वस्तु इस तल में कहां पर है, 4 3 है, यानी कोई वस्तु का X कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, और Y कोऑर्डिनेट कितना है, यानी कि इस नियम के तहत आप कहां पर पहुंचेंगे जरा बताइए। यानी पहले कितना चल रहा है, आपकी यात्रा कहां शुरू होगी, राइट। अब लिख दीजिए, कोई पॉइंट का नाम दे दीजिए, उसको कोई नाम दीजिए पहले पॉइंट को। हाँ, और हाँ, वेरीफाई। अब बताइए कि यह जो 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है, प्लेन को 4 पार्ट में बांधते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मान लो को बोलते हैं, अब मान लो कि इन 2 रेखाओं के सापेक्ष किसी का स्थिति जो है ऐसा है कि -3 और 3 है। तो -3 3 वाला बिंदु कहां पर होगा, वह बिंदु जिसका X निर्देशांक -3 हो, Y निर्देशांक 3 हो, तब वह कहां पर होगा। उसका कोऑर्डिनेट लिख दो, निर्देशांक माने संख्या युग्म। यस, वेरी फाइन। अब बताओ कि यह पॉइंट Z कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो संख्या युग्म दोनों धनात्मक होंगे। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो X क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, और Y क्या होंगे, ऋणात्मक। चलिए अब कोई लड़की मुझे आ करके -5 और -4
इस बिंदु को दिखा दो, यह बिंदु कहाँ है। आ जाओ, पहले देख लो, पहले देख लो। तुम गलत हो। चलो मेक इट करेक्ट। पहले कितना चल रहा है? 5 इकाई कितना चल रहा है? लेफ्ट की ओर। और फिर क्या लगा हुआ है? 4 इकाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऊपर के नीचे नीचे। तो तू ऊपर चल रही हो। तो पॉइंट ई जिसका निर्देशांक कितना है? माइनस और -4। एक्स निर्देशांक -5 है और वाई निर्देशांक क्या है? -4। यानी पहले 5 इकाई इधर चल रहा है, फिर माइनस साइन लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, नीचे चल रहा है। अब चलिए, अब -4 और -5, देखिए इस संख्या युग्म में दोनों लिखी हुई संख्याओं के क्रम को मैं बदल दिया। तो क्या क्रम को बदलने पर वही बिंदु है कि अन्य बिंदु प्राप्त होता है? दिखा दो। तो यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर दोनों जगह एक ही पेयर है, -4 और -5। लेकिन इस पेयर में क्रम को बदल दिए तो क्या वही बिंदु प्राप्त होता है कि अलग बिंदु प्राप्त होता है? अर्थात किसी संख्या को अद्वितीय रूप से स्थान बताने के लिए हमें एक संख्या युग्म की आवश्यकता होती है। संख्या की आवश्यकता होती है कि संख्या युग्म की? लेकिन यह युग्म कैसा होता है? क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म नहीं होता है, क्रमित युग्म होता है। ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। अर्थात तो वैसा पेयर जिसका क्रम को बदल देने से पेयर क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए -4 और -5 और यहाँ पर -5 और -4, यदि इस पेयर का यूज हम पॉइंट को दिखाने के लिए कर रहे होंगे तो दोनों पॉइंट बराबर, दोनों की स्थितियां क्या होगी? अलग। क्योंकि यह कैसा युग्म है? क्रमित युग्म। अंडरस्टैंड? तो आज हम लोग, अब आज इस सदन में हम लोग अभी तक क्या क्या चर्चा किए उसके बारे में एक बार संक्षेप रूप से मैं बता देता हूँ। इसके बाद मैं सदन को समाप्त करूँगा और इसके बाद इसके बारे में जो शेष बात बताना जरूरी है अगले सदन में चलेंगे। आज तो सदन का यह पहला दिन है जब ऐसे विषयों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमने चर्चा क्या किया? आज हमने चर्चा यह किया कि किसी तल में स्थित बिंदुओं या वस्तुओं का स्थान अद्वितीय रूप से कैसे निर्धारित करते हैं। तो हमने क्या चर्चा किया कि किसी बिंदु का स्थिति अगर किसी सरल रेखा पर हो या सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का स्थान कैसे निर्धारित करते हैं, इन बातों को तो हम लोग संख्या रेखा में ही समझ चुके हैं। लेकिन किसी तल में किसी बिंदु को स्थित बिंदु को अद्वितीय रूप से स्थान को निर्धारित करने के लिए हमें 2 परस्पर लंब संख्या रेखा की जरूरत होती है। अर्थात 2 लंब रेखा नहीं बल्कि 2 परस्पर संख्या रेखा, 2 परस्पर संख्या रेखा जो एक दूसरे के शून्य पर काट रहे हो, ऐसे 2 रेखाओं के सापेक्ष हम किसी बिंदु का स्थिति किसी तल में कैसे बताते हैं। तो यह 2 संख्या रेखाएं होंगे जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। तो हॉरिजॉन्टल जो होंगे क्षैतिज संख्या रेखा को हम लोग x अक्ष बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को हम लोग y, है ना। अब यह दोनों संख्या रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? मूल बिंदु पर। अर्थात मूल बिंदु y अक्ष को भी 2 भागों में काटता होगा और x को, तो x अक्ष के जो ई साइड को बोलेंगे x धनात्मक अक्ष, x ऋणात्मक अक्ष, y धनात्मक अक्ष और y ऋणात्मक अक्ष। तो यहाँ पर समझा कि किसी बिंदु को जब निर्धारित कर रहे हैं तो हमें एक संख्या युग्म की आवश्यकता है। जिस संख्या युग्म के पहला सदस्य को हम लोग x निर्देशांक कहते हैं और दूसरा सदस्य को y। साथ ही साथ यह समझा कि इस युग्म में यदि दोनों मेंबरों को क्रम को बदल दिया जाए
तो जुग्म का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आज सदन को हम यही स्थगित करते हैं। फिर अगले सेशंस में इसके बारे में और डिटेल्स में आपको